अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज जब दिन में तापमान 14 डिग्री तक नीचे आ गया था, उस वक्त उत्तर प्रदेश का राजनीतिक तापमान चरम पर था। बहुत गर्मी थी आज इस सर्दी में। कानपुर से लेकर उन्नाव, हरदोई और लखनऊ तक आज इस गर्मी को सबने महसूस किया। दो सबसे ताकतवर पार्टियां आमने सामने थीं और स्थिति तो यह हो गई थी कि दोनों एक दूसरे से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। फासला सिर्फ गंगा जी का था। हालात बहुत दिलचस्प हैं उत्तर प्रदेश के, और यहाँ की राजनीति नए करवट ले रही है और उत्तर प्रदेश में योद्धा मैदान में आ गए हैं। तो अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार, हम इस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में आज राजनीतिक तापमान चरम पर है। राजनीतिक दल कानपुर से लेकर लखनऊ तक हाहाकार मचाए हुए हैं। विशेष तौर पर दो पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। और आज भारत का निर्वाचन आयोग, पूरा निर्वाचन आयोग लखनऊ में मौजूद है और अगले 2 दिन और रहने वाला है। यानी पूरे देश की निगाह अब उत्तर प्रदेश पर लग गई है और उत्तर प्रदेश तय करेगा कि अब सरकार किसकी बनेगी। दिलचस्प नजारा आज आपको उन्नाव और कानपुर के बीच देखने को मिला। महज 20 किलोमीटर का फासला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भव्य उद्घाटन कानपुर मेट्रो का, और वहां से महज 20 किलोमीटर दूर गंगा जी के फासले के उस पार अखिलेश यादव अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। और छोटा मोटा नहीं बल्कि बेहद ताकतवर और बड़ा शक्ति प्रदर्शन, जहां उन्नाव में उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है। बात इतने तक होती तो रुकती। हरदोई उन्नाव से लगा हुआ जनपद, वहां गृह मंत्री अमित शाह ने आज अभूतपूर्व रैली की। बम्पर भीड़ आई उनमें भी। जेपी नड्डा बदायूं और एटा में आज उन्होंने बड़ी सभाएं की। पूरी भारतीय जनता पार्टी की फ्लीट उत्तर प्रदेश में मुकाबले के लिए उतर आई है और सबके निशाने पर हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में मैं लगातार पिछले 1.5 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूं और डिबेट में भी मैंने आपके साथ इस पहलू को साझा किया कि यह चुनाव बाइपोलर होता जा रहा है। 2 ध्रुवीय व्यवस्थाओं पर लड़ा जा रहा है। लेकिन हमें कांग्रेस की भूमिका, बहुजन समाज पार्टी की भूमिका, आम आदमी पार्टी की भूमिका और दूसरे दलों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है कि लड़ाई 2 के बीच सिमटी हुई है, लेकिन एक तीसरा कोना भी बना हुआ है। ये तीसरा कोना कुछ भी कर सकता है। आज प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैराथन करवाई। वो मैराथन लड़कियों की। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। हजारों लड़कियों ने भाग लिया। ताकत में कोई किसी से कमजोर नहीं पड़ रहा उत्तर प्रदेश में। यह अलग बात है कि लड़ाई एनडीए अलायंस वर्सेस सोशलिस्ट अलायंस के बीच सिमटती जा रही है। क्या वाकई में ऐसा है? क्या आप भी मानते हैं कि ऐसा ही माहौल है? एक मतदाता वो है जो बीजेपी को वोट देना चाहता है, एक मतदाता वो है जो बीजेपी को हराना चाहता है। विकल्प में कौन किसके पास जाने वाला है? प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां, अखिलेश यादव का गांव-गांव विधानसभावार घूमना, यह बताता है कि उत्तर प्रदेश में इन 2 दलों के बीच की लड़ाई बहुत गंभीर और बड़ी भीषण हो रही है और मुकाबला दोनों के लिए कठिन है। बीजेपी भी मानती है कि लहर जैसी कोई बात नहीं है और समाजवादी पार्टी भी अभी आश्वस्त नहीं है कि वो चुनाव निकाल ले जाएगी। लिहाजा इस बार चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है। मैं तो बल्कि इसका इसलिए इस तरह से भी व्याख्या करता हूं कि जिनको भी चुनाव में रुचि हो और जो भी राजनीतिक शास्त्र के स्टूडेंट्स हों, उन्हें इस बार उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स और उत्तर प्रदेश के 2022 के इलेक्शन को शोध करना चाहिए। इसकी स्टडी की जानी चाहिए। आपको विचित्र बातें निकलकर सामने आएंगी। इस बार जनता का मिजाज, इस बार जनता का मूड, इस बार जनता की एक्सपेक्टेशन, इस बार के मुद्दे, ऐसा प्रतीत होता है कि जनता अपना चुनाव खुद लड़ रही है। इस बार नेता लोग कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे, चाहते हुए भी और न चाहते हुए भी। इस बार पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव नहीं चल रहा है। इस बार जनता के मुद्दे चल रहे हैं और जनता अपने मुद्दों को लेकर अडिग है।
वो बात तो करती है कि हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक, लेकिन ये होना चाहिए। यानी आपकी बात सुनती है, लेकिन जनता अपने मुद्दों को लेकर जागरूक है। इस जागरूकता का कारण क्या समाचार माध्यम है, या सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक वातावरण है, या फिर सोशल मीडिया है, जहां लोगों की अपनी दुख तकलीफ साझा करने का और एक दूसरे की प्रतिक्रियाएं जानने की उन्हें पूरी जानकारी मिलती है। और वाकई में इस बार का चुनाव बहुत ही अलग होने जा रहा है। उन सभी लोगों की उम्मीदों से बिल्कुल विपरीत इस बार जनता का मूड और जनता का लक्ष्य दिख रहा है। जिन्हें यह गलतफहमी है कि उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे जानते हैं, कृपया आप अपने अपने को ठीक कर लीजिए। उत्तर प्रदेश को समझना आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल स्टेट है। जो लोग आपके सामने कह रहे होते हैं कि आप वोट देने जा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, दरअसल बूथ के भीतर जाते वो पता नहीं क्या करके आते हैं। इसका एहसास आपको परिणाम के दिन होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मतदाता को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इस बार वो कुछ ठान कर बैठा हुआ है। इस बार कोई नैरेटिव वो लेने को तैयार ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई मुद्दा उछालते हैं जनता की तरफ, लेकिन जनता उसमें बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाती, देखकर आगे बढ़ जा रही है, देखती है, ठहरती है थोड़ी देर, फिर आगे बढ़ जा रही है। तो क्या होगा इस बार? 2022 किसका है? किसकी सरकार बनने जा रही है? और जो शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके संदेश क्या जा रहे हैं? हम आज इन सब मसलों पर बहुत खुली चर्चा करने वाले हैं। कुछ बयान सुनिए आप। आज योगी जी सरकार कैसे काम कर रही है, तभी तो यूपी कहता है फर्क साफ है। एक सपा, बसपा और कांग्रेस, ये तीनों इकट्ठा होकर आ जाए तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो खुद का विकास, खुद पर विश्वास, अपने परिवार के लिए काम, अपने जाति के लिए काम, इससे बाहर और कुछ नहीं। वाले खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि पहले प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था। बताओ सरकार किसकी है, और ये रेलवे किसका है, हवाई जहाज किसका है, सड़क किसकी है, सब कुछ इनका, बैंक इनकी। और ये कह रहे हैं कि रुपया हमारा है, ये रुपया भाजपाइयों का है। तो आज की डिबेट में मेरे साथ अशोक पांडे हैं भारतीय जनता पार्टी से, मनोज काका समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर उमाशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से हैं, सतीश प्रकाश बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं, असीम वकार एमआईएम से हैं, अमिताभ भूषण जी जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अशोक पांडे जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि एक अकेले अखिलेश यादव से लड़ने के लिए पूरी फ्लीट आ गई है बीजेपी की। देखिए, ऐसी बात नहीं है, ये चुनाव का समय है और उत्तर प्रदेश में चुनाव आसन्न है। अनेक उसके साथ कई प्रदेशों में हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, और चाहे पार्टी के नेता हो, एक कार्यकर्ता के रूप में वो पार्टी का प्रचार हर जगह करते हैं। कोई अखिलेश जी से कोई भय नहीं है। हमने चूंकि 5 साल हमने काम किया है विजय भाई, मैंने भय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, वो आप स्वयं कर रहे हैं। सबका विश्वास जीता है। और सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में हमने जो काम किया है, आपने देखा 70 साल लोगों ने शासन किया। गांव में इज्जत घर शौचालय नहीं दे पाए थे लोग, ये लोग भी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जन धन योजना दे के हमने लोगों को, बैंकों की, गरीब आदमी को बैंकों की सीढ़ियां चढ़ाई। उज्ज्वला योजना हमने दिया। ये सब तो आप केंद्र सरकार की योजनाएं गिना रहे हैं। आपको अपने 5 साल के राज्य शासन के कामकाज पर चर्चा करनी चाहिए। पांडे तो लागू है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इन लोगों ने अपराध का राजनीतिकरण कर दिया था। डॉक्टर लोहिया के नाम पर, डॉक्टर लोहिया कहते थे पूरा परिवार
हमारा समाज नहीं है, पूरा समाज हमारा परिवार है। ये कहते हैं पूरा परिवार हमारा समाज है। और उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण जिस तरह से किया गया था, आज उत्तर प्रदेश में अपराधी भाग रहा है, उसके पीछे हमारा बुलडोजर है। और जिसकी परिणति आपने देखा होगा, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे इत्र के व्यवसायी अखिलेश जी के मित्र, सर्वत्र प्रचारित दो तरह 22 किस्म के इत्र बनाने वाले हो, वो मित्र आज पैसा गिनते गिनते परेशान हैं लोग। उस इत्र की महज जनता तक भले नहीं पहुंची, इनकम टैक्स के दफ्तर तक पहुंच गई। ओके, मैं मनोज काका को आमंत्रित करता हूं। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। के लोग हैं। अखिलेश यादव के नवा चरण लेकर वो उन्नाव में निकले हुए हैं, लेकिन बार बार बीजेपी वाले एक आरोप लगाते हैं कि ये जो पीयूष जैन के यहाँ से पैसा मिला है, ये समाजवादियों का पैसा है। तो एक तो इसकी सच्चाई बताइए, दूसरा विषय ये है कि अखिलेश यादव बीजेपी की इतनी बड़ी फ्लीट से अकेले कैसे लड़ पाएंगे? देखिए, दूसरे वाले सवाल के जवाब में एक शेर से अपनी बात कहना चाहूँगा कि मुश्किलें बहुत है मगर ठहरता कौन है, और मौत कल आती है, आज ही आ जाए तो डरता कौन है। और तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूँ मगर, तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूँ मगर, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। तो जो लश्करों की एक जमात है, तड़ीपार की जमात है, भ्रष्टाचारियों की जमात है, झूठ बोलने वालों की जमात है, जिनके एयरपोर्ट पे 21,000 करोड़ रुपए के अफीम पकड़े गए हैं, उनकी जमात है। तो उनके सामने माननीय अखिलेश यादव जी का जो सामाजिक सरोकार है वही सब पे भारी है। और अशोक, अब दूसरा जो आपका सवाल था, ये तो हो गया कि अकेले मुकाबला कैसे होगा। दूसरा जो अशोक जी ने कहा कि नहीं, अब यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है और अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है, तो अजय मिश्रा टेनी पर बुलडोजर है और उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा। और अपराध के सवाल पर बस इनसे कहना चाहूँगा, चूंकि ये काशी के हैं और काशी की परंपरा रही है कि काशी में कम से कम झूठ नहीं बोला जा सकता है। हालांकि इनकी राजनैतिक व्यवस्था मैं समझता हूँ। इनके घर के दरवाजे के थोड़ी दूर पर सनबीम स्कूल में एक बेटी के साथ रेप होता है और इनके जैसे लोगों की बोलती बंद रहती है। और समाजवादी पार्टी का आज जो विजय रथ था साहब, उन्नाव में, बगल के ही उन्नाव में था। आप समझिए कि सफीपुर से जब बांगर मऊ गए तो मैंने लाखों लोगों को रथ के, विजय रथ के साथ चलते देखा। मोदी जी के और योगी जी के सभाओं में भीड़ लाने के लिए एसडीएम लगाए जाते हैं, तहसीलदार लगाए जाते हैं, और सरकारी तांडव इस तरह से किया जाता है कि एसडीएम प्रधानों को फोन करके कहता है कि अगर बस नहीं भरी तो सरकारी दमन का तुम्हें सामना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ से खुद आ रहे हैं आपकी रैली में और इनके यहाँ पकड़ के लाए जा रहे हैं? देखिए साहब, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः स्फूर्त भीड़। और अखिलेश यादव की सभाओं में सिर्फ लोग ही नहीं जुट रहे हैं, पांडे जी मतलब लोगों के भावनाओं का एक महासागर उमड़ रहा है। लोग जान रहे हैं कि लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय कौन दे सकता है? अखिलेश यादव। माताओं बहनों को सुरक्षा कौन दे सकता है? अखिलेश यादव। मेट्रो कौन दे सकता है? अखिलेश यादव। तकनीकी से 20 लाख लैपटॉप दे के कौन जोड़ सकता है? अखिलेश यादव। ग्रामीण स्वराज को जो लोहिया और डॉक्टर लोहिया और गांधी का सपना था, उसको मूर्त रूप कौन दे सकता है? अखिलेश यादव। तो वो तो भावनाओं का, आस्था का केंद्र अखिलेश यादव की सभाओं में उमड़ रहा है। क्योंकि लोग देख रहे हैं कि जो लोग हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज का सपना दिखाए, वो तो हवाई जहाज बेच दिए। जिन लोगों ने बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया, प्लेटफॉर्म टिकट तो 50 रुपए कर दिए। डीजल पेट्रोल की सस्ते कीमत की बात की, वो 100 के पार कर दिया। तो महामारी के बाद महंगाई का जो लोगों के जो पीठ से चमड़ी उधड़ी थी, उस पर अगर किसी ने नमक डालने का काम किया है तो योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने। और मैं खत्म कर रहा हूं, आपने एक सवाल बहुत अच्छा किया। आपने अपने कार्यक्रम के प्रारंभिक संदर्भ में कहा कि अब लोग मुद्दों पे बात कर रहे हैं। सही कहा है आपने। यहीं आपके राजधानी में ही आज 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर नौजवानों की जनता को अब पॉलिटिकल पार्टी बरगला नहीं सकती कोई भी, मतलब मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, अब जनता को कोई चेंज नहीं कर सकता। नहीं, उसके लिए भारत समाचार एक साधुवाद का पात्र है कि कम से कम आप बुनियादी सवालों। मैं सतीश प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर हैं। थैंक यू मनोज जी, शुक्रिया। एक चीज अप्रिशिएट करनी पड़ेगी सतीश चंद्र मिश्रा की, बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर। जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच सतीश चंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का एक नहीं 2 बार भ्रमण कर चुके हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन सवाल सतीश प्रकाश जी ये बात का बनता है कि लोग बहन जी को सुनना चाहते हैं। सतीश मिश्रा जी मैदान में निकले, ठीक, ओके फाइन, बट
बहन जी कब आएंगी, ये जनता के मन में प्रश्न है। नहीं ब्रजेश जी, देखिए हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है और बहुजन समाज पार्टी की भी निश्चित रूप से कोई ना कोई एक रणनीति तो जरूर होगी ना, कि अगर सतीश चंद्र मिश्रा जी और पूरा का पूरा संगठन जो है सड़क पे है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, आप इसको मान लीजिए। वो तो मैं खुद कह रहा हूं, इसमें आप नहीं कह रहे हैं, मैंने खुद 4 बार जी। देखिए हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। आप देखिए राजनीति में जो होता है वो दिखाई देता है, वही सब नहीं होता। 4 बार बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, 4 की 4 बार में किसी मीडिया संगठन ने हमेशा बहुजन समाज पार्टी को कम करके आता। 2007 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। तमाम मीडिया के सेंटर, तमाम टीवी चैनल की जो डिबेट्स हैं, उसमें कहीं भी बहुजन समाज पार्टी को हमेशा इग्नोर किया गया है। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपकी इस डिबेट में एक बात बड़ी दावे के साथ कहूंगा, बीजेपी का पॉलिटिकल टूल में बहुजन समाज पार्टी नहीं फंसेगी। बीजेपी के तमाम लीडर पिछले 1 साल से ये चीख कर, ये चिल्ला कर रहे हैं कि मेरा चुनाव इस फला पार्टी के साथ है, और चूंकि उनको मालूम है कि अभी तक बीजेपी। पर एक बात बताइए सतीश प्रकाश जी, आज वो पॉलिटिकल नवंबर से लेकर अब तक प्रधानमंत्री 1-2 नहीं, उत्तर प्रदेश में 16 सभाएं कर चुके हैं और मायावती जी एक बार भी नहीं निकली, तो प्रश्न तो उठेंगे ना सर। मैं यही तो बता रहा हूं ना सर। देखिए हम सुनिए, हम कभी भी बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की पिच के ऊपर जाकर के नहीं खेलेंगे। आप बात को सुनिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में जितने गठबंधन की पॉलिटिक्स होगी, देखिए गठबंधन का एक कहानी है, लेकिन कभी कभी जो आप नियम बनाते हैं वो नियम टूट जाते हैं। अगर कांग्रेस इंडिपेंडेंट लड़ेगी तो फायदा किसको होगा, जरा आप मुझे ये बताइए। अगर उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के ऊपर कांग्रेस इंडिपेंडेंट होकर के लड़ती है, वो कितनी ताकत के साथ लड़ेगी वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन उसका सीधा नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा। बीजेपी को के लीडर्स को इस बात का मालूम है जी। कम से कम 5,000 से 10,000 वोट काटेगी वो। अगर आम आदमी पार्टी इंडिपेंडेंट होकर के लड़ेगी, वहां भी वोट कटेगी। अगर पिछड़ों के जो लीडर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होकर के लड़ेंगे, यही तो गणित है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का यही गणित है ब्रजेश जी। मेरा मानना यह है कि बीजेपी के इस पॉलिटिकल टूल में नहीं फंसना चाहिए। और एक बात और कहूंगा, चुनावी चर्चाओं का हिस्सा बनने से राजनीति नहीं हो सकती। अगर टीवी चैनल की डिबेट में आप हिस्सेदारी दिखा करके, आपको एक सूचना देना चाहता हूं बंगाल के, सतीश जी मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। शायद ये डिबेट इस वक्त सतीश चंद्र मिश्रा जी, आपकी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, इस वक्त देख रहे हैं। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर एक तस्वीर भेजी है, मैं चाहता हूं कि मैं दर्शकों को वो तस्वीर दिखाऊं। मिश्रा जी ने अभी ये तस्वीर मुझे भेजी है। हालांकि ये तस्वीर मेरे ख्याल से 2007 से 2012 के बीच है। मायावती जिस वक्त विधानसभा के भीतर, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इस तस्वीर को थोड़ा नज़दीक से दिखाएं। ये अभी सतीश चंद्र मिश्रा जी ने भेजी है। इसमें मायावती जी विधानसभा में एंट्री कर रही हैं और उस वक्त पूरी असेंबली के सारे विधायक खड़े हुए हैं मायावती जी के सम्मान में। तो मिश्रा जी ने यह तस्वीर भेजकर ये संकेत दिया है कि 2022 में कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो अच्छी बात है कि इस तरह के संवाद हमारे आपके बीच होते रहे। जी सतीश प्रकाश जी, गो अहेड। देखिए दो चीजें हैं सर, एक बात कहूंगा। देखिए गलत बयानबाजी, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है। हम गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। हमारा कोई भी पर आप अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि बहन जी कब से निकलेंगी। एक बात बताइए, मैं आपसे हर डिबेट में यही बात पूछता हूं। एक हाईकोर्ट के जज के ऊपर ये टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी भाई? मैं जिन्ना की बात नहीं कर रहा हूं। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच सतीश जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सतीश जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी को हो रहा है डॉक्टर उमाशंकर जी, आज मैंने देखा कि एक बड़ी मैराथन हुई, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, एक मेगा मैराथन आपने आयोजित की। बड़ी तादाद में मैंने देखा कि काफ़ी लड़कियां आई उस मैराथन में हिस्सा ली। पर ऐसी मैराथनों से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जब इतनी बड़ी भारी भरकम पॉलिटिकल रैलीज हो रही हो तो आप मैराथन से काम चला रहे हैं। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, मैराथन करिए, बट मुकाबला तो बड़ी रैलियों का है। बड़ी रैलियां वो हम लोगों ने वेस्ट बंगाल में देखी थी, तमाम राज्यों में ये रैलियां देखी, दिल्ली से लेके तमाम जगहों पर, और जब नतीजा आया तो लोगों ने उस रिजल्ट को भी देखा।
आज उत्तर प्रदेश की बेटियों ने उत्तर प्रदेश की बेटी को चुनने का संदेश दिया है उत्तर प्रदेश की राजधानी से। और आज ये पहली बार थोड़े ही ब्रजेश जी, इसके पहले यही संदेश मेरठ से, झांसी से, मुरादाबाद से उत्तर प्रदेश की बेटियों ने ये संदेश दिया। क्यों? क्योंकि जब जब उत्तर प्रदेश की बेटियों का अपमान हुआ, उनका चीरहरण हुआ, तो उत्तर प्रदेश की एक बेटी प्रियंका गांधी जी हर जगह नजर आई। उम्भा में तो वही नजर आई, लखीमपुर में जब उस समय की समाजवादी पार्टी के नेता का चीरहरण हुआ तो वहां भी प्रियंका गांधी नजर आई। जब उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने एक बेटी के साथ जो बलात्कार किया, हत्या किया, उस समय भी वहां उत्तर प्रदेश की बेटी एक बात तो नजर आई। मानते हैं आप कि जिस निरंतरता की आवश्यकता है वो कांग्रेस नहीं दे पा रही। अब जब इस वक्त आपको अपनी ताकत दिखाने की, चुनाव में खुद को झोंक देने की आवश्यकता है, आप मैराथन वगैरह में बिजी हो जाते हैं। ब्रजेश जी, आप जरा याद करिए, जब उम्भा में हत्याकांड हुआ था, आदिवासी 10 परिवार के लोग अनाथ कर दिए गए, तो वहां कौन नजर आया था? नहीं, मुझे याद है, याद मैं है? किसी बात का क्या खंडन नहीं कर रहा वहां हूं। योगी प्रियंका आदित्यनाथ जी गए थे क्या? पर वो वहां पे निरंतरता अखिलेश चुनाव यादव में जी आवश्यक थे है क्या? ना। वहां बहन जी थी क्या? शाहजहांपुर में अखिलेश यादव जी नहीं गए थे, शायद, पक्का नहीं गए थे, गारंटी दे रहा हूं नहीं गए थे। उन्नाव में भी नहीं गए थे, लखीमपुर खीरी में भी प्रियंका गांधी जी गिनाने से वोट नहीं मिलेगा। तो आप समझिए निरंतरता बात को। किसमें है ब्रजेश जी? निरंतरता किसमें है बताइए मुझे। अब जब चुनाव में जरूरत है तो प्रियंका जी को आना चाहिए। देखिए ब्रजेश जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आज इस चैनल पे हम आप इस बात पर बात कर लें। देखिए, लड़ाई दो तरफा नहीं है, लड़ाई एक तरफा है। कांग्रेस एक तरफा आगे है। मैं कह रहा हूं निरंतरता किसमें है? मैं कह रहा हूं प्रियंका गांधी जी में निरंतरता है, अखिलेश यादव जी में, मायावती जी में निरंतरता नहीं है। 2 साल तक वो आपकी दिखाई लड़ाई नहीं दिए। बीजेपी से है या वो आपकी देखिए, लड़ाई वो अखिलेश यादव और मायावती से है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। उत्तर प्रदेश का किसान कांग्रेस के साथ है, उत्तर प्रदेश की बेटियां, उत्तर प्रदेश की बहनें अपनी बहन, अपनी बेटी के प्रियंका गांधी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान प्रियंका गांधी जी के साथ है। इनके साथ है कौन? आप देख रहे हैं मुकाबला चाचा भी गंगा नहीं के है, इस पार अब और उस पार क्या हो रहा है। आजम खान भी नहीं है। आप देख रहे हैं गंगा के उस पार और इस पार क्या हो रहा है। इधर गंगा के उस पार, उसी गंगा में जब भारतीय जनता पार्टी ने निषादों की नाव तोड़ दी तो प्रियंका गांधी नजर आई। तो नदी के इस मैं पार असीम भी वकार जी प्रियंका को गांधी आमंत्रित जी करता हूं। हैं, बहुत नदी शुक्रिया के उस उमाशंकर पार जी। भी प्रियंका धन्यवाद गांधी आपका, जी हैं। आपने पर्याप्त मैंने समय दिया, आपने अपनी बात रखी। असीम वकार जी, बहुत स्वागत है आपका। आज आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो आपकी डिबेट वैसे ही बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ताकत के साथ साथ मुद्दों से भी नहीं भटकना चाहिए। और मेरी कोशिश ये रहती है कि जब भी मैं चैनल पर जाऊं, जितना वक्त मिले, आम आदमी और गरीब आदमी और मिडिल क्लास फैमिलीज के मुद्दे जरूर उठाऊं, चाहे एक मुद्दा उठाऊं। ये जो चुनाव है ये फ्रॉड और ईमानदारों के बीच में है, ये धोखे और ईमानदारी के बीच में है। मैं एक नया मुद्दा आपके चैनल पर उठा रहा हूं। जब शुरुआत हुई मोबाइल की तो बड़ा महंगा था मोबाइल, फिर ये हुआ कि साहब सस्ते होते होते ये हुआ कि पोस्ट कार्ड की वैल्यू में मोबाइल लोगों को दिया जाए, बात करें। फिर एक दौर ऐसा आया अभी 2014 से पहले का कि जिसमें यह हुआ कि आजीवन मोबाइल कॉल फ्री। आपने मोबाइल ले लिया, आपने रिचार्ज कराया और जैसे ही शुरू किया फिर यह हुआ आजीवन कॉल फ्री हो गई। आपकी इनकमिंग आपकी आती रहेगी, बंद नहीं की जाएगी। अब देखिए देश के साथ फ्रॉड कहां किया जा रहा है। 135-40 करोड़ की आबादी, हर हाथ में मोबाइल, फिर वो इनकमिंग जो थी वो 49 रुपए पे आ गई साहब। 49 रुपीज पर मंथ का चार्ज करेंगे तब आपका मोबाइल चालू रहेगा। फिर वो 79 रुपीज पर आ गए और अब 100 रुपए महीना अगर आप नहीं देंगे तो इनकमिंग जो वादा किया गया था, जो ट्राई ने कहा था, जो कानून था कि आजीवन फ्री जी, उसको कानून को खत्म भी नहीं किया गया। लोकसभा में बिल भी लेकर नहीं आए, कोई नया कानून भी नहीं बनाया, वो वैसे ही चल रहा है इनकमिंग फ्री। और आज की पोजीशन ये है कि 100 रुपया हर आपकी बात मैं समझ गया, वसूला जा रहा है। लेकिन मैं आज भी ओवैसी साहब की एक स्पीच सुन रहा था। 100 रुपए ओवैसी साहब अपने मुद्दों से भारत कभी नहीं सरकार से भटकते पूछ रहा हैं। हूं सर,
वो अपने मुद्दों पे स्टिक हैं, डटे हुए हैं। सर आप मजाक अगर ना उड़ाएं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपका कभी मजाक नहीं उड़ाता, आप मेरे दोस्त हैं, मैं क्यों मजाक उड़ा रहा हूं? भारत सरकार की जिम्मेदारी है सर सुनिए सर, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां अलग, गृह मंत्री की जिम्मेदारियां अलग और हमारी जिम्मेदारियां अलग। हम अगर कुछ गलत सलत वादे भी करेंगे तो हमसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री वादा करने के बाद मुकर जाएंगे और देश कानून बनाने के बाद उस कानून को वापस भी नहीं लेगा, नया कानून भी नहीं बनाएगा और देश के साथ फ्रॉड भी करेगा, मैं पूछ रहा हूं वो 100 रुपए जो इनकमिंग चालू करने के लिए लिए जा रहे हैं किसके खाते में जा रहे हैं? पार्टी में कितना हिस्सा है बीजेपी में? सरकार क्यों उसको नजरअंदाज कर रही है? और इतना बड़ा भारी भरकम विभाग TRAI। बहुत शुक्रिया आपका वकार साहब। मैं नेक्स्ट राउंड आपको दूंगा, शायद उसमें आप कुछ और पॉलिटिकल मुद्दे उठा पाएं। अमिताभ भूषण जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। ये पॉलिटिकल मुद्दा है सर। हाँ, मैंने नोट कर लिया। अमिताभ जी, आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या माहौल आप देख रहे हैं और ये शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के सारे दिग्गज ताकतवर सेनापति और उनकी बड़ी फ्लीट, और एक तरफ विपक्ष उत्तर प्रदेश का जिसमें अखिलेश यादव मैदान में है, मायावती जी को निकलना बाकी है, प्रियंका जी भी आती रहती हैं। क्या माहौल आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं? जी, 2-3 बातें हैं जो जहां से मैं देख पा रहा हूं। मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में किसी थर्ड फ्रंट का कुछ दिख नहीं रहा है शेयर। सबसे पहले ये लड़ाई 2 हिस्से में दिख रही है, कौन रोक सकता है मोदी योगी को और कौन लोग ला सकते हैं अखिलेश यादव को। ये बड़ा 2 हिस्से में है, या मोदी योगी को रोक सकते हैं या मोदी योगी को ला सकते हैं, उस तरीके से ये लड़ाई दिख रही है। 2 जातिगत कुनबे के भीतर एग्रेसिव वो कुनबा दिख रहा है। एक कुनबे को लगता है अखिलेश जी को लाना है, दूसरे कुनबे को लगता है योगी जी को बचाना है। अगर आप जमात के स्तर पर देखेंगे तो जमात के भीतर जैसे 2017 में एक दिखता था योगी लाओ, तो उस तरीके का कोई वेव इस समय नहीं दिख रहा है कि योगी हटाओ या अखिलेश लाओ। जाति के स्तर पर ये गोलबंदी दिख रही है, लेकिन जमात के स्तर पर बहुत साफ नहीं है। तो इसके आधार पर मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में थर्ड फ्रंट जैसी कोई स्थिति या किसी तीसरी पार्टी की कोई शेयर जो बिल्कुल अलग हो के लड़ रही हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीएसपी हो, वो मुझे तो नहीं दिख रहा है। इस समय बहुत साफ तौर पर लड़ाई दिख रही है, एक तरफ बीजेपी प्लस और दूसरी तरफ सपा प्लस की लड़ाई। बीच में कांग्रेस की कोशिश, जिसकी बात आपने भी ब्रजेश जी की कि कोशिश बहुत अच्छी है प्रियंका जी की, पर यह कोशिश बहुत देर से शुरू हुई। अगर ये पहले होती तो शायद परिस्थिति इससे और बेहतर कांग्रेस के हक में होती, पर वैसी बन नहीं रही है। जहां तक मैराथन का मसला है तो मैराथन के जरिए कांग्रेस ये संदेश दे रही है कि हम भी ट्रैक पर भाग रहे हैं, लेकिन वो ट्रैक चुनावी ट्रैक है, ये कहना जल्दीबाजी होगी। मुझे तो कमोवेश नहीं दिख रहा ऐसा कि चुनावी ट्रैक पर कांग्रेस भाग रही हो। इससे इतर जो लड़ाई दिख रही है वो बहुत साफ साफ दिख रही है, और मैं जहां से देख पा रहा हूं सपा प्लस बढ़ती हुई दिख रही है, बीजेपी प्लस क्योंकि 5 वर्षों की सरकार भी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, बहुत सारे मसले भी हैं, तो जाहिर तौर पर जो स्थिति 2017 में थी वो स्थिति नहीं है। उस स्थिति से अगर आप देखेंगे तो वोट प्रतिशत में भी बीजेपी में गिरावट बीजेपी प्लस में दिख रहा है और सपा प्लस में वो इजाफा भी साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन यहां से ब्रजेश जी बहुत क्रूसियल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत माइक्रो चुनाव होने जा रहा है। तो यहां से क्या अखिलेश यादव अपनी सीटों को बचाते हुए और उसकी संख्या में इजाफा कर सकते हैं क्या, या बीजेपी यहां से संभलना शुरू करेगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और माइक्रो चुनाव में क्या यह संभव है कि अखिलेश यादव की सपा निर्मोही होकर टिकटों का वितरण करती है, या फिर योगी जी और मोदी जी की निर्मोही होकर कितनी निर्मोही हो पाती है, कितने विधायकों को तोड़ती। जी, व्हाट डू यू मीन बाय निर्मोही? निर्मोही का मतलब यह जी, निर्मोही का आशय यह है कि चुनाव में 2 आधार पर लोग टिकट बांटते हैं, एक तो जातिगत समीकरणों के आधार पर जीतने वाले की क्षमता देखकर, और दूसरा ये कि ये हमारा अपना है, मुझे इसको देना है, जीते या हारे। तो ये जो परिस्थिति राजनीति में होती है कि फलाने जी हमारे बड़े पुराने नेता हैं, बड़े कद्दावर हैं, इनका कैसे काट दें, ये फलाने जी के प्रिय हैं, इनका तो कट ही नहीं सकता है। तो वो परसेप्शन बदलना पड़ेगा, निर्मोही होना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि भले आपके पुराने हों, बरगद हों, पर अब जड़ें ठूठ हो रही हैं,
तो अब आपको वहां नई पौध लगाने की जरूरत है। धन्यवाद तो अमिताभ क्या जी। अखिलेश मैं यादव नेक्स्ट वो राउंड पौध में जमा पाएंगे? आपकी बाकी बातों को एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। वीरेन जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेन जी, आज ठंड बहुत है, मैं आपके पीछे एहसास कर सकता हूं कि आज लखनऊ का तापमान बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, लेकिन गर्मी बहुत है पॉलिटिकली। देखिए, गर्मी आरोपों में है, एक दूसरे के ऊपर गंदगी फेंकने में है। अब आज आप देखिए कि बीच में गंगा नदी थी, एक तरफ मोदी थे, पूरी बीजेपी थी, एक तरफ अखिलेश यादव थे। अगर लाउड स्पीकर से नहीं, जोर से खाली मुंह से चिल्ला दो तो इस पार से उस पार खबर पहुंच जाए, आवाज पहुंच जाए। ऐसा भी नहीं है वीरेन जी। ये कानपुर और उन्नाव के बीच आज नारेबाजियां चल रही थी और एक ने कहा कि वो कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करने आए थे, लेकिन चर्चा भ्रष्टाचार के इत्र की हुई और दीवार से निकलते नोट की हुई। तो अखिलेश यादव ने जो भाषण दिए उसमें उनका सहारा साड़ बना कि भाई अगर साड़ मारेगा अब की बार तो 5 लाख मुआवजा लो। तो ये दोनों एक दूसरे को सींग मारी कर रहे हैं, लेकिन ये बात तय है कि उत्तर प्रदेश में आज 2 ध्रुवीय चुनाव जा रहा है। कांग्रेस मैराथन आयोजित करके इस दौड़ में शामिल होने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों ने ये मन मनाया है कि भाई अभी विधानसभा में विपक्ष का नेता अखिलेश यादव हैं, उनको लड़ने दो, तुम लोकसभा में आना, तब कांग्रेस की बात देखेंगे। बाकी बीजेपी पूरी ताकत के साथ इस देश में और प्रदेश में लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने हाथ में कमान लिए हुए चुनाव की। गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके पास चेहरों की कमी नहीं है, उनसे मुकाबला करने के लिए विपक्ष में इतने नेता भी नहीं हैं। लेकिन अगर मोदी और योगी की रैली में भीड़ जुटती है तो फिर अखिलेश यादव की रैली में भी भीड़ जुट रही है। वो कहते हैं कि साहब वो पैसा और भाड़े पे लाई भीड़ है, ये स्वयं आती है, ये पैमाना वोट से तय होगा, ये चुनाव के परिणाम तय करेंगे इन आरोपों को। लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत गिर लिए हो, चलो अब जमीर जगाएं, और ख़त्म हुए चुनाव चलो अब रोटी कमाएं। ये चुनाव तो देश में 5 साल बाद आएगा, लेकिन ये रोटी कमाने का जो मुद्दा है ये हमेशा यथावत रहेगा। माहौल की बात आज आपने कही है, तो माहौल तो स्वाभाविक है कि टक्कर का है, आमने सामने का। ये जरूर है कि और भी दल हैं, लेकिन वो अभी तो देखिए कुछ दल ऐसे हैं जिनको बोरा बिछाने के लिए भी गांव में कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं कि इनके बस्ता कोई लगा ले, लगाए के, और पैसे से और जाति से चुनाव लड़ा जाता है। और चुनाव में बीजेपी इसमें सबसे मजबूत है, उसके पास सारे संसाधन हैं, उसके पास सरकार है। और आप ये देखिए कि अगर बहुमत नहीं मिला तो भी सरकार बीजेपी बन जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुमत चाहे देगी, चाहे बीजेपी दे, चाहे सपा दे। बीच में अगर गठबंधन हुआ तो फिर वो बीजेपी की ही सरकार बनेगी। और देश के कई राज्यों में बीजेपी सीट कम होने के बावजूद सरकार बनाए हुए है। तो उसमें जो लोग जानकार हैं उनको सब पता है। उन्नाव में अखिलेश, कानपुर में मोदी और योगी, और ये सेंट्रल यूपी में आप देखिए, इधर अमित शाह, उधर मोदी, उधर योगी, उधर अखिलेश, ये सेंट्रल यूपी का इलाका है। इसको पूरा इन लोगों ने मथा, लेकिन इसका अमृत अभी 3-4 महीने बाद निकलेगा। कुल मिलाकर ये है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले ये दोनों मिलकर ईस्ट यूपी पर फोकस किए हुए थे, अब मैं देख रहा हूं कि ये सब सेंट्रल यूपी में इकट्ठे हो गए हैं। देखिए, ये जो चुनाव हो रहा है ये इन्हीं चेहरों पर हो रहा है। ये जहां जाएंगे वहां भीड़ मचेगी, ये जिधर काम करेंगे, जिधर जाएंगे उधर लोग सुनने आएंगे। नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए इस देश में लाखों की भीड़ पहले भी जुटती रही, आज भी जुटती है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि अखिलेश यादव को सुनने के लिए
कई कई लाख की भीड़ जुट रही है, ये भी एक संकेत है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो एंटी इनकम्बेंसी आप जिसे कह सकते हैं कि सरकार चलाने के बाद बीजेपी के सामने बहुत सारे सवाल हैं जिनका वो जवाब नहीं दे पाती है, और जब जवाब नहीं दोगे तो यूथ और विपक्ष बहुत सारा वोट वो कहीं एक जगह सेंट्रलाइज ना हो जाए। अच्छा, मैराथन वगैरह के कुछ लाभ है कांग्रेस को? भाई मैराथन शहर में है, दौड़ रही है। मैंने कहा बहुत सारी पार्टियों के पास बोरा बिछाने के लिए अभी लोग नहीं है गांव में, अभी मजबूती। देखिए कांग्रेस पता नहीं 2022 के लिए चुनाव लड़ रही है कि 2024 के लिए, और उत्तर प्रदेश की जनता की मनोदशा भी कांग्रेस को लेकर इसी तरह से है। तो कांग्रेस भी अपना आधार और संगठन मजबूत कर रही है। आप देखिए कि दिन में तो आप पैसा से, संसाधन से, गाड़ी से 2-4 लाख आदमी बुला लीजिए नेता की रैली में, लोग रात में लाखों लाखों लोग सुनने के लिए किसी नेता को खड़े रहें तो आप क्या मानेंगे? इससे ये साफ है कि अगर पूरे संपूर्ण विपक्ष में कोई नेता का ग्लैमर है तो वो अखिलेश यादव का है। उसकी उनके पीछे लोग आ रहे हैं उनको सुनने, जाड़े की रात में आ रहे हैं। लोगों ने 1-1 बजे रात में सुना। आप देखो रात में देर से जाओ, घर के कुंडी खड़काओ, बीवी दरवाजा नहीं खोलती है, 12 बजे के बाद घर जाओ, गुस्सा अलग होती है। यहाँ 4-4 बजे रात तक लोग खड़े रहे अखिलेश की रथ यात्रा में। जब ये हाल है जिस प्रदेश में, आपके साथ कुछ व्यक्तिगत अनुभव हुआ है लग रहा है सर? नहीं, यहाँ जो लोग बैठे हैं बताएं, अगर ये 12 बजे 1 बजे रात के बाद कभी जुआ हुआ खेल के, ताश वाश खेल के रात में गए हो दिवाली, कोई क्यों जुआ खेलेगा? तो औरत दरवाजा नहीं खोलती घर में और भनभनाती ऊपर से है कि नींद खराब कर दिए। और जिसके यहाँ 3-3 बजे रात में लोग गए, मैं एक बात कह रहा हूँ अच्छा। कि चर्चा आज कानपुर के मेट्रो की है, प्रधानमंत्री ने चला दिया, आज कानपुर को इतनी बड़ी सौगात दे दी, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि अखिलेश की रैली में बहुत भीड़ आ रही है। ये दोनों चर्चाएं इस बात का संकेत हैं कि यूपी में सीधा चुनाव हो रहा है। बस बात इतनी सी है, और जितना सीधा चुनाव होगा उतना रिजल्ट क्लियर होगा। जी बीरेन जी, बहरहाल कहते हैं कि 2 बातें सुनाऊंगा आपको आज कि कौन कहता है कि ये सुधर रहे हैं, नेता देश को धीरे धीरे कुतर रहे हैं, और ये मसीहा बनकर गरीबों की बस्ती में अब महंगी महंगी गाड़ियों से उतर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव लग्जीरियस है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से भी जा रहे हैं। अब चूंकि चुनाव जो है सोशल मीडिया पे भी लड़ा जाता है, पैसे से लड़ा जाता है, जाति से लड़ा जाता है, ग्लैमर से लड़ा जाता है। पहले आप देखिए कि फिल्मी हीरो हीरोइन आते थे, सब हम खूब भीड़ हो जाती थी उनको देखने के लिए। अब फिल्मी हीरो हीरोइन खुद ही टिकट मांगने लगते हैं जहाँ जाते हैं प्रचार करने, और डांस वांस का प्रोग्राम होता है कई जगह पे, इस बहाने भी कुछ भीड़ आती है। बहरहाल गोरखपुर के एक शायर हैं, उन्होंने लिखा है, आज उनकी सुनिएगा कि तुम्हारी आदत कहें या कहें लाचारी है, शायद तुम्हें झूठ बोलने की बीमारी है चुनाव का मौसम तो नजर आए हैं, और नेताजी की बातों में सिर्फ मक्कारी है, और शिकायत करते तुम्हारी बेकारी का, मगर तुम्हें चुनने की गलती तो हमारी है, और तुम मंदिर मजहब जात पे वोट मांगोगे, असल मुद्दा तो मुफलिसी और बेरोजगारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, हमने कू ऐप पर आज की इस डिबेट को लेकर एक सवाल पूछा था कि हर दल दमखम के साथ मैदान में है, जनता के बीच किस पार्टी के लिए माहौल है? तो समीर पाठक लिखते हैं कि रैलियां देखकर लगता है कि सपा की हवा है, लेकिन लड़की हूं लड़ सकती हूं को बढ़त अवश्य मिलेगी। सारिक मलिक लिखते हैं कि जनता के रुझान का अनुमान रैलियों की भीड़ और लोगों के बीच चर्चाओं से होता है। अवनीश कुमार हैं, ये लिखते हैं कि जनता उसे चुनेगी जो रोजगार और महंगाई की बात करेगा। मैं सीधे ये सवाल अशोक पांडे जी की तरफ प्रस्तुत करता हूँ। अशोक जी, आप बताइए कि जनता का मुद्दा रोजगार और महंगाई है, न चाहते हुए भी या चाहते हुए कैसे भी कोशिश करके पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे से जनता का ध्यान अब तक नहीं भटका पाएंगी। देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में रोजगार एक मुद्दा रहा है, महंगाई भी तो रही है। रोजगार के सवाल पे उत्तर प्रदेश में पारदर्शिता के
आधार पर, योग्यता के आधार पर हमने नौकरियां देना प्रारंभ किया है। शिक्षक भर्ती में अभी आपने देखा होगा विसंगतियां थी, विसंगतियों को दूर करके 6,000 शिक्षकों की भर्ती हम 6 तारीख तक करने जा रहे हैं। 17,000 अतिरिक्त पद भी हर विभागों में पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता के आधार पर हम नौकरियां दे रहे हैं। ये अलग बात है कि संक्रमण काल था, कोरोना संक्रमण काल था, उस संक्रमण काल में जिस विभीषिका से उत्तर प्रदेश को उभारने का काम योगी जी ने किया है, निश्चित तौर पर सराहनीय है। जिस तरह से लोगों को अस्पताल की व्यवस्था कराना, भोजन की व्यवस्था कराना, स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था कराना और फिर वैक्सीन लगवाना। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार की योजना के तहत अभी तक 70-80 करोड़ लोगों को निश्चित तौर पे मुफ्त राशन दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार भी राशन दे रही है। हमने जिस तरह से वैक्सीन लगाया, आपने मैं मनोज काका को आमंत्रित करता हूं। इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव है, मैं चाहता हूं कि आप लोग संक्षेप में अपनी बात रखें। मनोज काका, किन प्रमुख मुद्दों के आधार पर समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में है? समाजवादी पार्टी जो प्रमुख मुद्दे हैं उसके बेरोजगारी का मुद्दा है। सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। सरकारी संस्थाओं में भी और प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से ये सुनिश्चित करेगी कि पूरे देश में बेरोजगारी का जो दर सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारी के दर के न्यूनतम स्तर पर समाजवादी पार्टी की सरकार में युवाओं को रोजगार मिले। लोकल जो हुनर होंगे उनके लिए भी संसाधन ऐसा आपके घोषणा पत्र में ऐलान होगा कि इतनी लाख नौकरियां देंगे आप? अब ये घोषणा पत्र में आपको पता चलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा रोजगार, किसी भी संस्थान में जो रोजगार छूटे हुए हैं, जो रोजगार देने में भारतीय जनता पार्टी ने जो आरक्षण के खिलाफ अनवरत काम किया है, वो सारे मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी एक विस्तृत प्लान चलाएगी। महिला सुरक्षा हमारा मुद्दा होगा, सड़क और स्वास्थ्य के पैमाने पर आज ही नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश फिसड्डी है। बहती लाशें, उतराती लाशें, कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव में, दवाओं के अभाव में मरते हुए लोग, तो अशोक पांडे जी जिन मुद्दों को कह रहे हैं उनसे आप सहमत हैं या नहीं? जी, अशोक पांडे जी ने जो मुद्दे गिनाए अपनी उपलब्धियां, उससे आप अशोक पांडे जी के मुद्दे से कौन नहीं सहमत होगा? अशोक पांडे जी ने जो मुद्दा गिनाया कि 70-80 करोड़ लोगों को इन्होंने वो राशन दिया, और ऐसा राशन दिया कि पूरी दुनिया भर में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई उसमें भारत, नेपाल, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के सबसे निर्धन देशों से भी ज्यादा भूखमरी के कगार पर है। तो वो पता नहीं कहां जाता है। जो लोग मैकबुक के, मर्सिडीज और रेंज रोवर के गाड़ी से चलते हैं, वो हिंदुस्तान के लोगों को सिर्फ 5 किलो सड़ते अनाज पे क्यों रखना चाहते हैं? यही स्वावलंबन है क्या? यही आत्मनिर्भरता है? ये आत्मनिर्भरता नहीं हो सकती साहब। जिस देश ने पूरे दुनिया को खाना खिलाने की जिस देश की हैसियत थी, वो देश आज भूखमरी के कगार पर खड़ा है। वो देश बेरोजगारी के कगार पर खड़ा है। उस देश की सरहदें सुरक्षित नहीं है। उस देश के किसानों पर थार गाड़ी चढ़ाई जा रही है। क्या इस तरह से देश को आगे बढ़ाएंगे? ये इस तरह से देश आगे बढ़ेगा? किसानों को कुचल के, अन्नदाताओं को कुचल के, अन्नदाताओं को कुचल के आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर में जो बेटियों का चिरहरण हुआ कौन भूला साहब? हाथरस की बेटी को कौन भूला साहब? आज ही उत्तर प्रदेश में 97,000 शिक्षकों भर्ती को लेकर के नौजवान जो सड़कों पर थे, उनके प्रति संवेदना दिखाने के बजाय लाठियों से पीटा। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 का आपने भ्रष्टाचार किया। सिर्फ 6,000 को ही आप नौकरी दे रहे हैं, 18,000 को और क्यों नहीं दे रहे हैं आप? 68,500 में 33,000 पद अभी रिक्त है। आपको कुछ जानकारी नहीं है अशोक जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सतीश प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, शुक्रिया। कृपया इस तरह की चीख चिल्लाहट से कोई फायदा नहीं। सतीश प्रकाश जी, मैं जानना चाहता हूँ कि राजधानी में एसएससी किन प्रमुख मुद्दों के आधार पर चुनाव मैदान में है? उसकी नियुक्ति नहीं, आपका टाइम शुरू होता है। आप कितना झूठ बोलेंगे आप? सतीश जी। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, पार्टियां तय नहीं करती। उत्तर प्रदेश का जो जनमानस है, उनकी जो समस्याएं हैं, बहुजन समाज पार्टी उन्हीं मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेगी। बेरोजगारी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने पहली बात तो आपको रोजगार दिया ही नहीं, और अगर रोजगार दिया भी है तो तमाम नियुक्तियों के पेपर कहीं ना कहीं या तो वो कोर्ट के अधीन नियुक्तियां हैं, या कहीं ना कहीं पेपर आउट भी आपके यहां हो रहे हैं। देखिए, दोनों चीजें सुनिए। और एक बात मैं आज आपको बता दूं कि अगर उत्तर प्रदेश में आपने लोगों को रोजगार दिया होता तो आज देश के प्रधानमंत्री जी चीख चीख करके ये कह रहे थे कि 15 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी सरकारी अनाज पर आधारित है।
इसका मतलब 15 करोड़ लोगों के पास आजीवन के साधन नहीं है। ध्यान से सुनिए इस बात को, यह बड़ी गंभीर विषय है। दूसरी बात, जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पे ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश की जनता जाती है कि हमने अपराधियों की जात नहीं देखी, अपराधियों का धर्म नहीं देखा, अपराधी के साथ अपराधियों जैसा को जो सख्त से सख्त व्यवहार है। और बीजेपी हमेशा जानबूझ कर, जब भी अपराध की बात होगी तो वो अपनी तुलना किससे करती है? समाजवादी पार्टी से करती है। कभी गलती से भी अगर उसने बहुजन समाज पार्टी का नाम ले दे तो उसको मालूम है कि जो अपराधियों शुक्रिया आपका डॉक्टर उमाशंकर पांडे। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस की प्राथमिकता इस चुनाव में क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी उन वकार साहब आप ही के पास आ रहा हूं, प्लीज वेट। हाँ, प्राथमिकताओं के लिए हमेशा लड़ती रही। महंगाई के लिए अभी जयपुर में हमने सबसे बड़ा कार्यक्रम किया। बेरोजगारी के लिए राहुल गांधी जी लगातार लड़ रहे हैं। कोरोना में प्रियंका गांधी जी खड़ी रही। अभी मैं सुन रहा था रोजगार का, भारतीय जनता पार्टी का रोजगार सबने देखा, 45 सालों में बेरोजगारी सबसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर रहा। समाजवादी पार्टी के साथी रोजगार देने की बात कर रहे थे, बिल्कुल मैं सहमत हूं। रोजगार देते हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी। तमाम सफाई लोगों को थानों पर रोजगार मिल जाता है, सरकारी ऑफिसेज पर रोजगार मिल जाता है, ठेके पट्टे में रोजगार मिल जाता है। आम आदमी सड़कों पर निकलने से डरने लगता है, आम आदमी सरकारी ऑफिसेज में जाने से डरने लगता है। व्यवस्था अखिलेश यादव के राज में जितनी खराब हुई उतनी आज तक नहीं हुई। ब्रजेश मिश्रा जी, आपको पता है कि अखिलेश यादव की सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर गई थी, रोजगार के नाम पर अखिलेश यादव जी अपने सपा के लोगों के लिए प्रशासनिक। धन्यवाद, शुक्रिया। आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं। जनता में इसका मैसेज स्पष्ट नहीं जाता कि आप दोनों क्या बात कर रहे हैं। धन्यवाद असीम वकार, बहुत शुक्रिया। असीम वकार, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात रख लें। एक सेकंड, असीम वकार कुछ कहना चाहते हैं। वकार साहब बोलिए, गो अहेड, सिर्फ वकार साहब बोलेंगे। सर, दो बातें बोलूंगा सिर्फ। सिर्फ दो बातें बोलूंगा। मैं इधर 3-4 दिन से लगातार देख रहा हूं कि ये छापा, वो छापा, ये दीवार से नोट निकाल लिया, आप दोनों शांत हो जाएं, सिर्फ वकार साहब। तोड़ के नोट निकाल लिया। सर, मोदी जी भी कानपुर में बोल रहे थे और योगी जी भी बोल रहे हैं। मैं एक बीजेपी के प्रवक्ता भी अभी बहुत चिल्ला रहे थे। दो बातें बोलूंगा सिर्फ कि 2016 में नोटबंदी के बाद गुजरात में एक महेश शाह नाम का आदमी सामने आया और पेपरों में, अखबारों में खबर आई कि 13,860 करोड़ रुपए ब्लैक मनी सामने आई। और उसके बाद में जो उस वक्त के डीजी इन्वेस्टिगेशन थे आईटी के, जनाब पीसी मोदी साहब, उन्होंने प्रेस की जनता को बताया कि प्रारंभिक पूछताछ के बाद महेश शाह को छोड़ दिया गया है, कल फिर बुलाएंगे। और फिर वो कल कभी नहीं आया। मैं आपसे पूछ रहा हूं ब्रजेश भाई कि वो 13,860 करोड़ रुपए जो अवैध मिले थे, कौन कौन लोग थे, किसका पैसा था, महेश शाह का क्या हुआ, उस पैसे का क्या हुआ, जो लोग थे वो कहां गए? अब इसका जवाब तो पीसी मोदी दे सकते हैं। कौन थे? या पीसी मोदी के दूसरी बात एक और, अभी नीति आयोग ने, भारत सरकार की नीति आयोग ने एक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है और नीति आयोग भारत सरकार के हिसाब से जिस प्रधानमंत्री जी आकर उत्तर प्रदेश में कहते हैं नंबर 1 प्रदेश, उन्हीं प्रधानमंत्री के अधीन काम करने वाला नीति आयोग ये कह रहा है कि स्वास्थ्य के मामलों में नंबर 1 केरल, जो बीजेपी का सबसे दुश्मन राज्य, केरल नंबर 1 स्वास्थ्य के मामले में, और उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पे खड़ा है, सबसे वर्स्ट। बीजेपी वाले इस पर बोलने को तैयार नहीं है और विपक्ष पूछने को तैयार नहीं है। सवाल नहीं पूछ रहा विपक्ष। ना महेश शाह की पता लग रहा है कुछ, ना 13,800 करोड़ की बात हो रही है। हाँ, किसी दूसरे के 1,000, 2,000, 5,000 मिल जाएंगे तो बहुत बड़ा गुनाह है साहब। लेकिन अगर हम ये सवाल देश जानना चाह रहा है तो प्रधानमंत्री जी को, निर्मला सीतारमण जी को, ये बहैसियत उनको एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ये देश को बताना चाहिए। ऑलराइट, अमिताभ भूषण जी, आप मुझे बताइए कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप किस प्रकार का माहौल देखते हैं, क्योंकि अभी से स्थितियां उत्तर प्रदेश में
दूसरी पार्टियों के लिए बड़ा लिमिटेड स्कोप होता जा रहा है। निश्चित तौर पर लड़ाई बहुत साफ साफ है, हराओ जिताओ, इसमें बहुत साफ तौर पर लड़ाई बटी हुई है। तो ऐसे में जिनको लेकर लोगों को ये लगता है, मतदाताओं को लगता है कि ये रोक सकते हैं, हरा सकते हैं, उन दल के लोगों की, मतलब अखिलेश यादव और उनके साथी जो हैं, उनकी जवाबदेही बड़ी है। अब यहाँ से वो माइक्रो चुनाव किस तरीके से लड़ते हैं, उम्मीदवारों का चयन कैसा करते हैं और किस तरीके से वो बचते हैं उस ग्राउंड पर जाने से जिस ग्राउंड पर बीजेपी अपने विरोधियों को अक्सर लेके चली जाती है, तो उस सब से परहेज करते हुए अखिलेश यादव कैसे आगे निकलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। भूषण जी, दूसरी आप तरफ पत्रकार हैं, भारतीय आपको जनता बता दीजिए, पार्टी और महेश उसकी शाह का क्या सहयोगी हुआ? पार्टी इस 13,860 तरीके क्लास से लेते हैं क्या सपा का आप? हाँ? ये अमिताभ भूषण जी देखिए, सपा को कोचिंग क्लास दे रहे जी हैं पर भी क्या? बात कर लेंगे। फिलहाल जो सवाल है उस पर बात अमिताभ कर जी लेते एक पत्रकार हैं, उनको जो अपनी बात सवाल रखने मौजूद दें। है। आपकी बात नहीं कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर नाहक कमेंट कर रहे हैं। हम उमा कमेंट शंकर नहीं जी, कर रहे, मुझे ऐसे लगा जैसे कोचिंग दे रहे हैं, तो आप भी ले लो कोचिंग, कोई रोक नहीं, थोड़ी रहा है। सपा को अमिताभ दे जी रहे को हैं ना, हमको थोड़ा ही दे रहे हैं। अमिताभ जी बोलिए आप। जी आज उमा तो शंकर मेरा थोड़ा ये नाराज कहना है था सबसे। कि दूसरी तरफ मैं तो बीजेपी खुश हूँ, उत्तर प्रदेश की बेटियों ने आज स्वाभाविक बेटी है, को इतनी चुन लिया, मेहनत के बाद प्रियंका भी गांधी को चुन लिया, मैं तो जो खुश हूँ। तस्वीर कांग्रेस की है वो हताश करने वाली तो है ही, तो जाहिर है उनका अपना प्रेशर लेवल होगा। लेकिन बहरहाल प्रेशर मेरा ये में मानना मुझे है कि आपका दूसरी बढ़ा हुआ तरफ दिख रहा है। बीजेपी प्लस जो है वो चुनाव किस तरीके से लड़ती है, वो सपा और प्लस को अपने पिच पर कितना ला पाती है, माइक्रो लेवल के चुनाव में किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को ध्यान में रख के अपने विधायकों को बदल पाती है, हिंदू मुस्लिम चुनाव कितना खड़ा कर पाती है, ये तमाम मसले जो हैं वो निर्धारित करेंगे कि उत्तर प्रदेश की अच्छा, अगली एक विधानसभा की रहस्य आप तस्वीर कैसी डिकोड कर होगी। सकते हैं कि आज आखिरी उमा में- शंकर पांडे यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर क्यों अटैक ज्यादा मार रही है? उसका कारण है जमीन को लेकर, क्योंकि एक बात तो है ना कि प्रियंका जी जितनी मेहनत कर रही हैं उस मेहनत का जो बहुत समुचित लाभ दिखना चाहिए साफ तौर पर वो दिख नहीं रहा है। अच्छा, और ये इनके कैसे लिए पता दुष्यंत चला? कुमार की एक पंक्ति बहुत मौजूद अमिताभ होती जी, है ये कैसे कि पता इनके चला पांव आपको? के नीचे ये बिल्कुल कैसे पता जमीन चला? नहीं, आप बताइए कमाल ना ये प्लीज। है कि फिर भी इनको यकीन भारत नहीं। समाचार के दर्शक और मैं जानना इन चाहते हैं अंधेरों आपको को कैसे सुबह पता कैसे चला? कहूं, मैं इन दो नजारों का चुनाव में अंधा रिजल्ट तमाशबीन देखा नहीं, आपने? जो मुझे दिख रहा है वो अमिताभ मैं जी आइए, कहूंगा। अमिताभ जी आइए, हमसे बिल्कुल डिबेट देखा। करिए, आइए। हाँ, दो बोलिए ना, चुनाव भाई हुए साहब, हैं, बिल्कुल दो कर रहा हूं। चुनाव हुए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, किसके बिल्कुल, वोट बिल्कुल प्रतिशत करता बढ़े हूं। मुझे बता दीजिए, हाँ हाँ मैं आपका विश्लेषण सुन लूं। भाई दो साहब, चुनाव में 2017 किसके वोट बैंक बढ़े? 2017 में 6 माय डियर फ्रेंड, बताइए ना। 2017 में समय समाप्त हो बताइए। चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। खड़े थे। ये डिबेट, ये झगड़ा मैं किसी और दिन, ये डिबेट किसी और दिन कर लीजिएगा। आज समय समाप्त हो चुका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।